नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आर्टिकल पार्टिकुलरली बात करता है जाति को भी विभाजित कर देने वाली बात को। सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन सरकार की दृष्टि से देखा जाए, सरकार चाहती है कि जाति के भीतर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल चुका है। अच्छे खासे कहना चाहिए फैमिली इनकम है, इसके बावजूद भी उनको रिजर्वेशन मिल जा रहा है। इससे क्या होता है, एक ही जाति के भीतर जो असली गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार नौकरी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए सब कैटेगराइजेशन कर सकती है। अब इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया है। साथ ही साथ बोला जाता है कि संवैधानिक व्यवस्था भी हमारी यही बोलती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे ऑब्जेक्शन हो सकता है। हाल फिलहाल में देखा जाए, कुछ टाइम पहले की यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था। उसने बोला था कि राज्यों को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कास्ट वाइज कैटेगराइजेशन भी कर देना चाहिए। इससे उन्हीं लोगों को असली फ़ायदा मिलेगा जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ का विशेष ध्यान देना ये ज़रूरी हो जाता है, इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा दी गई है। ठीक है, मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको फ़ायदा नहीं मिलता है रिजर्वेशन का, नॉन क्रीमी लेयर वालों को फ़ायदा मिल जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि कैटेगराइजेशन भी यदि हम कर रहे हैं, जैसे एससी के भीतर में भी यदि हम अलग अलग उपजातियां बना देते हैं, ये पावर किसके पास में रहेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है। आर्टिकल 341(1) और आर्टिकल 342(1) की यदि हम बात करें, बोला जाता है कि केवल राष्ट्रपति को ये पावर है कि वे संसद की सहमति से एससी और एसटी की सूची को नोटिफाई कर सकते हैं, अधिसूचित कर सकते हैं, और किसी के पास में ये पावर नहीं है। कोई राज्य सरकार स्वयं किसी जाति को एससी एसटी घोषित नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई जाति एससी की सूची में जोड़नी है तो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसके बाद संसद की मंजूरी से सूची में बदलाव होगा, जोड़ना है कि हटाना है। अब बात करते हैं कि सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशन करने की पावर किसके पास है? राज्य सरकारों के पास ये अधिकार है, लेकिन शर्त है इसमें भी, वे ऐसी सूची को बदल नहीं सकती हैं। केवल उसमें शामिल जातियों के भीतर आरक्षण का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा कर सकते हैं। और यही चीज़ हमको तेलंगाना में देखने को मिली है। तेलंगाना पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने आरक्षण में भी सब क्लासिफिकेशन कर दिया है कास्ट वाइज। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था 1 अगस्त 2024 का। उसने बोल दिया था कि स्टेट हैव द पावर टू सब कैटेगराइज एससी टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एससी के भीतर में भी आप इन लोगों को बांट दो, ऊंचे लोगों को अलग करो, नीचे लोगों को अलग करो। इससे जो निचले लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वो लोग भी बड़े लोगों की बराबरी कर पाएंगे। शर्त की बात करते हैं कि शर्त आखिर क्या रखी गई है। ये क्लासिफिकेशन एम्पेरिकल डेटा, तथ्यात्मक डेटा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन के बेस पर होनी चाहिए। कोई जाति पूरी तरह से बाहर नहीं की जा सकती है, मतलब एक्सक्लूजन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिका रहती है। केंद्र सरकार यदि चाहे तो पूरे भारत में एक यूनिफाइड सब क्लासिफिकेशन पॉलिसी लेकर के आ सकती है, लेकिन वर्तमान में ये काम राज्य लेवल पर हो रहा है। केंद्र ने ओबीसी सब क्लासिफिकेशन के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया था, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि समान अवधारणा पर है। अब हम चर्चा कर लेते हैं न्यूज़ की, कि न्यूज़ में क्या बोला जाता है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है,
तेलंगाना के जो एससी कास्ट वाले लोग हैं उनके भीतर में भी कैटेगरी बांट दी गई है एक कानून ला करके, जिसका नाम रखा गया है रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। इसके लिए राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 14 अप्रैल 2025 को वो डेट निर्धारित करी गई है, ठीक है, जब एससी को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तेलंगाना बन गया है पहला स्टेट हमारे देश का जिसने ऑपरेशनलाइज कर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एससी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क डिसीजन जजमेंट, जो था 1 अगस्त 2024 का। इसमें बोला जा रहा है यदि कोई राज्य सरकार सब क्लासिफाई कर देती है एससी को एसटी को, तो ये संविधान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये संविधान के अनुसार ही होगा। मतलब यदि कोई सेपरेट कोटा ग्रांट किया जा रहा है फॉर मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को विद इन दीज कमिटीज, तो ये अच्छा ही होगा, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। अब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, मल्टी फैक्टर के ऊपर यहाँ पर विचार किया गया है, जैसे कि कंटेंट ऑफ द टॉप कोर्ट्स वर्डिक्ट। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है उसकी बात को समझना है। इसके अलावा हमारे पास में एम्पेरिकल डेटा होना चाहिए, तथ्यात्मक डेटा होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द कमिटीज़। किसी भी समाज के लोग कितना आगे बढ़ पाए हैं शिक्षा में, समाज में, रुपए पैसे से, पॉलिटिकल स्टेटस से, उस हिसाब से सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा एससी को 3 ग्रुप में। अब यदि देखा जाए इसके हिसाब से 15 सबकास्ट को कैटेगराइज किया गया है एज ए मोस्ट बैकवर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा पिछड़ा समुदाय है ये। एंड इसको क्लासीफाई कर दिया गया है ग्रुप फर्स्ट विथ 1% रिजर्वेशन और 1% आरक्षण इनको प्रदान किया गया है। हालांकि इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं कॉन्स्टिट्यूट उनकी हिस्सेदारी कितनी है 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम प्रोवाइड करेंगे उनको 1% रिजर्वेशन, इस व्यू के साथ में कि हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग को, वो भी एससी में आते हैं। तो टोटल 59 उपजातियों में से 18 जो सब कास्ट हैं उन्हें अब तक सीमित लाभ मिला है। उन्हें ग्रुप सेकंड में 9% आरक्षण के साथ में रखा गया है। वहीं 26 उपजातियां जो अवसरों की दृष्टि से अपेक्षाकृत अच्छी कंडीशन में हैं उनको ग्रुप 3 में रखा गया, मतलब 5% आरक्षण के साथ में इनको फायदा दिया जाएगा। अब यदि हम बात करें श्री राजन सिम्हा ने क्या बोला है कि 59 में से 33 उपजातियां उन्हीं समूहों में बनी हुई हैं जिनमें उन्हें पहले रखा गया था, और केवल 26 उपजातियों सब कास्टेज का सफलिंग मतलब पुनर्वर्गीकरण किया गया है, जो कि एससी जनसंख्या का 3.4% है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसमें बोला जा रहा है कि एससी और एसटी के भीतर भी हमें डिवाइड कर देना चाहिए चीज़ों को। सब क्लासिफिकेशन संविधान के हिसाब से ही है, और ये निर्णय 6-1 के बहुमत से लिया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पीठ ने 2004 की EV चिनैया बनाम वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट के फैसले को पलट दिया था, जिसने पहले उपवर्गीकरण को असंवैधानिक बताया था। अब बात करते हैं सब क्लासिफिकेशन की परमिशन। कोर्ट ने ये मान लिया है कि एससी और एसटी कमिटीज़ एक समान नहीं है, इसमें विभिन्न अलग अलग लेवल की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है। इसलिए राज्यों को ये अधिकार है कि वे इन समुदायों के भीतर सबसे वंचित वर्गों की पहचान करें और उन्हें आरक्षण के लिए अलग से कोटा प्रोवाइड करें। संवैधानिक आधार क्या बोलता है? न्यायालय ने बोला है कि संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 और 16(4) के अंतर्गत सब क्लासिफिकेशन
की अनुमति है ताकि सब्सटेंटिव इक्वालिटी इंश्योर हो सके। मतलब यहाँ पर क्रीमी लेयर का विचार आ सकता है जैसे कि ओबीसी में चला करता है। न्यायालय ने ये भी क्लियर कर दिया था कि सब क्लासिफिकेशन के दौरान किसी भी उपजाति को पूरी तरह से आरक्षण से ख़त्म आप नहीं कर सकते। हालांकि राज्यों को ये अधिकार है कि वे क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखें ताकि सबसे पिछड़े वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसके बाद अल्पमत की राय है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने इससे असहमति जताई। बोला कि आर्टिकल 341 और 342 के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति के पास में ही पावर है कि वो एससी और एसटी की सूची निर्धारित करें और राज्यों को उपवर्गीकरण का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है।